नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णकली इस उपन्यास का आज हम 15वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको उपन्यास बड़ा रोचक लग रहा होगा। उपन्यास के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वाचन शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की यात्रा होती तो वह क्या इतने तड़के ऐसे खिड़की खोलकर देख पाती? कतार की कतार में लोटा लेकर बैठी निर्लज्ज गंवारू भीड़ प्रकृति के उस रम्य चित्र में कोलतार पोत कर रख देती। लगता था ससुरे रेलवे टाइम टेबल देखकर ही लोटा लेकर जम गए। जितनी बार वह मंद स्मिता उषा का स्वागत करने ट्रेन की खिड़की खोलकर मुंह बाहर निकालती, उतनी ही बार मीलों तक फैली लोटाधारी निर्लज्ज पंगत करारा थप्पड़ मारकर उसका मुंह खिड़की के भीतर कर देती। कभी कभी बचकाने क्रोध से वह बौखला जाती, पर ईश्वर के ग्रामवासियों में शायद ऐसी को व्यवस्था नहीं थी। अचानक कली को उन्हीं प्रातः स्मरणीय लोटाधारी ग्रामीणों की निर्लज्ज मुद्रा की स्मृति गुदगुदा गई। वह हंसने लगी। क्यों हंस रही हो बेटी? मीठी आवाज से चौंक कर कली मुड़ गई। वह हंसमुख संतनी उसकी सीट पर आकर बैठ गई थी। कली खिसिया गई। जिस बात को याद कर उसे हंसी आई थी वह क्या बतलाने की थी? उसने कुछ नहीं कहा। कहाँ तक जा रही हो? मुखरा वैरागिनी ने चट से दूसरा प्रश्न दाग दिया। अभी तो धनुषकोटी जा रही हूँ, वैसे जाऊंगी सीलोन। अरे, बड़ी दूर जा रही हो और वह भी अकेली? मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। कली ने उतनी दूर जाने की कैफियत सी दी। अच्छा, नौकरी करती हो? हमने तो सोचा कि किसी फिल्म कंपनी में काम करती होगी। क्यों, क्या वैसी ही लगती हूँ मैं? कली ने हंसकर पूछा। हाँ, एकदम। चेहरा मोहरा तो हमें याद रहता है, पर नाम याद नहीं रहता। कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी थी, बालिका बधू। जाने उस लड़की का नाम क्या था, पर सूरत एकदम तुम्हारी थी बेटी। कली ने देखा, वैरागिनी का वेश होने पर भी उन बड़ी बड़ी आंखों में विलास की ही स्पष्ट छाया थी, वैराग्य की नहीं। आईब्रो पेंसिल से संवरी चपल मुखरा दृष्टि की नुकीली भंगिमा मौलिक नहीं थी। गेरुआ कमीज के भीतर पहना गया नन्हा परिधान भी कली की अनुसंधानी दृष्टि से नहीं बच सका। सुगढ़ बैसाखियों पर टिका यौवन कली को छल नहीं सकता था। चांदी की अंगूठी में पहना गया बड़ा सा प्रवाल संभवतः किसी दुष्ट ग्रह की शांति के लिए ही चांदी में मढ़ा गया था, क्योंकि उसी कलाई में बंधी गोल घड़ी की सुवर्ण छोटी सी गुंधी मोटी चेन कम से कम 3 तोले की थी। क्या उस बैरागिनी के लिए भी समय की उपादेयता थी? हम भी बड़ी लंबी यात्रा पर निकली हैं, वह कली के बिना कुछ पूछे ही कहने लगी। पहले रामेश्वरम, फिर तिरुवल्ली, कांची, मदुराई और वापस दिल्ली। बस इस ओर की यात्रा में कुल्हड़ की चाय के लिए तरस कर रह जाती हूँ। बड़ा बुरा अभ्यास है चाय का, सुबह उठते ही गला सूख जाता है। तुमने तो रात भी कुछ नहीं खाया, भूख लगाई होगी। रुको, थोड़ा प्रसाद धरा है। आधुनिका संतनी ने अपना चौकोर बटुआ खोलकर एक रेशमी थैली निकाली और डोरियां खींचकर थैली का खुला मुंह कली की ओर कर दिया। मुझे तो इतनी सुबह कुछ खाने का अभ्यास ही नहीं है, फिर ब्रश भी नहीं किया। कली ने संकोचित स्वर में कहा। तो क्या हो गया बेटी? यह तो बाल गोपाल जी का भोग है। गंगा जल को घुटकने से पहले क्या कोई साधारण जल से कुल्ला करता है? पगली, ले खा। मुंह में धरती ही मंजन वंजन सब अपने आप हो जाएगा। वह बड़ी आत्मीयता से तुम छोड़कर तू पर उतर आई। ले ना, ठाकुर भोग के लिए ना ही नहीं करते। खुली थैली में छिले बादाम, काजू और पिस्ते देख 2 दिन पूर्व की स्मृति कली के कंठ में गह्वर बनकर अटक गई। काबुले वाले, देखूं तुम्हारी झोली में क्या है? थैली में निर्जीव मेवों पर धरा कली का हाथ कांप उठा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? कली को संकोच से एक ही काजू निकालते देख संतनी ने मुट्ठी भर मेवे निकालकर उसकी गोदी में धर दिए। कृष्ण कली। इस बार मेवों पर पड़ा दूसरा हाथ कांप गया। वह कली के चेहरे पर टकटकी बांधकर ऐसे देखने लगी जैसे निर्ममता से चिथड़े चिथड़े कर फाड़ दी गई किसी अमूल्य चिट्ठी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर पढ़ रही हो। अस्पष्ट धूमिल स्याही अचानक स्पष्ट होकर निखर आई। अर्थहीन लुंज पुंज अक्षरों की लिखावट की पंक्ति साकार होकर कानों में गुंजने लगी। कृष्णकली, आमी तोरे बोली, कालो तारे बोले गायर लोग। कृष्णकली, कृष्णकली। वो ओठों ही में बड़बड़ाती कली को उसी रिक्त दृष्टि से देख रही थी। तुम्हारा पूरा नाम क्या है बेटी? वो डरते डरते ऐसे पूछ रही थी जैसे अप्रिय उत्तर उसे पहले ही मिल गया हो। कृष्णकली मजूमदार। यत्न से की गई तारुण्य की कलई देखते ही देखते उतर गई।
चेहरा सिकुड़कर विषाद की झुर्रियों से भर गया। ओठ काट कर रोकने पर भी नीचे को बह गए। ओठों से दबी सिसकी फिसल कर निकली गई। दोनों लंबे हाथ फैलाकर उसने कली को छाती से लगा लिया। आश्चर्य से स्तब्ध कली अनजान कठोर वक्षस्थल से लगकर भी तनकर काठ ही बनी रही। उस स्नेहपूर्ण आकस्मिक आलिंगन का सामान्य भद्रतापूर्ण प्रत्युत्तर भी नहीं दे पाई। कैसी सनकी थी यह संतनी, न जान न पहचान, और लगी छाती से लगाकर रोने, जैसे बरसों पहले खो गई सगी बिटिया को किसी गोदने या ताबीज का सूत्र पकड़कर पहचान लिया। महानाटकी सिसकियों से कली सहसा झुंझला उठी और उसी झुंझलाहट के बीच एक शंकाशूल ने उसे तड़पा कर रख दिया। अपने कंधे पर टिकी लंबी अंगुलियों को उसने बड़ी नम्रता से नीचे उतारते उतारते गौर से देख लिया। नहीं, उसकी धारणा निर्मूल ही निकली। वे अंगुलियां रोग मुक्त होने पर भी क्या वैसी हो सकती थी? एक पल को उसने उस जोड़े को अपने ही बिछुड़े माँ बाप का जोड़ा समझ लिया था, पर अंगुलियां मिल भी जाती तो उसकी अभागी जननी को आंखें कौन देता? अपने को संतनी के बाहुपाश से मुक्त कर कली पीछे हो गई। संतनी ने इस बीच अपने को संयत कर लिया था। नाक पोंछकर उसने एक बार सहमी दृष्टि से मुर्दा बनकर सो रहे अपने साथी की ओर देखा, फिर कली के चिबुक का स्पर्श कर अपनी अंगुलियों को चूम लिया। अब जब मिलाने वाला मिलाता है तो अचानक ऐसे मिला देता है। वह कहने लगी, कितनी रात सपनों में तुझे देखती रही हूँ। पिछले साल पांडिचेरी छोटी दी के पास गई थी। उन्होंने बतलाया कि तू नाराज होकर कहीं चली गई है। कली को उसका अटपटा प्रलाप अब भी समझ में नहीं आ रहा था। कौन थी वह, उसके भूत भविष्य का लेखा जोखा रखने वाली? क्षमा कीजिएगा, उसने बड़े ही शिष्ट स्वर में कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कली के इस नम्र वाक्य ने भी संतने को जैसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। वह दोनों बड़ी आंखें बंद कर बर्थ की सीट पर पीठ साध कर चुप हो गई। फिर एक लंबी सांस खींचकर उसने आंखें खोली और कली की ओर झुक आई। क्या पहचानेगी तू? यह मोती के दांत क्या ऐसे ही निकल गए थे? शहद सुहागा लगाकर रात रात भर तुझे गोदी में लिए बैठी रहती थी। छोटी दी तो आया को सौंप कर निश्चिंत हो जाती, फिर उन्हें समय ही कहाँ रहता। आज यहाँ ध्रुपद गा रही तो कल वहां धमार, पर मैं तुझे आया को सौंप कर निश्चिंत हो सो पाती थी भला? रेशमी बहुमूल्य रजाई ओढ़ाने से क्या जाड़ा चला जाएगा? तू जो अपने नन्ही टांगों से साइकिल चलाती, रजाई रोज रात को लतिया कर दूर फेंक देती है, यह तो मैं ही जानती थी। मुझे देखती ही तू दूध की बोतल दूर पटक देती और छाती में ऐसे सिर मारने लगती जैसे भूखी देर से बिछुड़ी बचिया हो। आज तुझे क्या दोष दूं? बड़ी उदासी से हंसकर उसने कली का हाथ अपनी गोदी में खींच लिया। जिस सराय में हम तुम रही थी, वहां जन्मते ही अकृतज्ञता की घुट्टी पिला दी जाती है। मैं तेरी तानी मौसी हूँ कली। क्यों, कुछ याद है? मैंने ही तो तेरा यह लखटकिया नाम धरा था, कृष्णकली। आज बड़ी दी मिलती तो तुझे सामने धरकर पूछती, क्यों बड़ी दी, देख लो क्या कहा था मैंने। पर एक बात पूछूं कली, सगी माँ को ऐसे क्यों छोड़ाई? सगी माँ? कली चौंक कर तन गई। तब क्या उसके अभिशप्त जीवन का रहस्य तानी मौसी भी नहीं जानती थी? हरे राम, शिव शंकर, दुर्गा भवानी, जय वेंकटेश। उठते ही अनेक देवी देवताओं का एक साथ नाम जपते स्वामी जी बर्थ पर बैठ गए। सहमकर वाणी ने काले रंग का चश्मा लगा लिया। शायद वह अपनी सूजी लाल आंखों को साथी की दृष्टि से बचाना चाह रही थी। कली के पास से उठकर वह स्वामी जी के पास खड़ी हो गई थी। यहाँ तो कहीं चाय दिखती ही नहीं। लगता है किसी बड़े स्टेशन पर ही गाड़ी रुकने पर जुटेगी। कोई चिंता नहीं, स्वामी जी बर्थ पर ही पालखी मारकर बैठ गए और पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़कर हिलाते हुए कनखियों से कली को देखने लगे। कहाँ जा रहे हो पुत्री? वहीं से उन्होंने अपने प्रश्न गुलेल का रबर खींचा। कली ने कुछ उत्तर नहीं दिया और उदासीन ग्रीवा खिड़की से ऐसे बाहर निकालकर देखने लगी जैसे उसका प्रश्न सुना ही नहीं हो। रात के धुंधलके में जो व्यक्ति सुदर्शन सन्यासी लगा था, वह दिन के उजाले में श्मशान घाट का अवधूत लग रहा था। सीलोन जा रही है, वहीं नौकरी करती है। वाणी ने ही कली से किए गए प्रश्न का उत्तर दिया। नौकरी? स्वामी जी और ऊंचे स्वर में कहने लगे, नौकरी, वह भी इतनी दूर? क्यों नहीं रघुनंदन आनंद कंद की चाकरी करती पुत्री? चल हमारे साथ, तीरथ में पग पग पर रणछोड़ की राजसी नौकरी दिला देंगे इसे। ठाकुर की चरण सेवा, चाकर रहसु बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू।
वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गांसो, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। स्वामी जी काल्पनिक करताल बजाते मीठे स्वर में गाते हुए हंसने लगे। क्यों गोविंद दासी, समझाती क्यों नहीं इस पुत्री को, यह हमारे साथ ही क्यों नहीं चलती? पर गोविंद दासी ने इस उदार प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। स्वामी जी वही गाना गुनगुनाते हाथ में रेशमी जोगिया थैला लटकाए गुसल खाने की ओर चले गए तो वाणी बड़े अधैर्य से कली की ओर खिसक आई, जैसे स्वामी जी की अनुपस्थिति से ही उससे चटपट सब कुछ कह लेना चाह रही थी। परिस्थितियों से ऐसी विवश हूँ कि तुझे साथ चलने को कह भी नहीं सकती। आप डूबनते बाबना ले डूबे जजमान वाली बात है। दिल्ली में हमारा ब्यूटी क्लिनिक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। स्वामी जी वहीं योग के लेसन्स भी देते थे। पता नहीं कहाँ एक विधवा पहाड़ी छोकरी को देखकर स्वामी जी पिघले और साथ ले आए। उसी ने हमारा पटरा बिठा दिया। अब तुझसे क्या छिपाऊं, हमारे एक साइड बिजनेस भी था। तानी मौसी फिर कहीं खो गई थी। यह तो गोविंद दासी की कपटी आंखों की नई ही चमक थी। स्वामी जी के अंडरग्राउंड बिजनेस गुफाओं में चलती थी। वहीं उस नमकहराम छोकरी को किसी मठाधीश ने फुसलाकर अपने दल में मिला लिया। वैसे स्वामी जी के भक्तों में कुछ प्रसिद्ध उद्योगपति भी थे। उन्हीं की कृपा से हम इस यात्रा पर निकल पड़े। पुलिस हमारा एक बाल भी बाका नहीं कर पाई। अब तू ही अधूरे वाक्य के बीच ही में गुसलखाने के द्वार पर नहा धोकर स्वच्छ निखरे स्वामी जी मुस्कुराते खड़े हो गए। उनकी दाढ़ी मूछे क्या स्नान के जल के साथ ही बह गई थी? क्लीन शेव्ड चेहरे की पारदर्शी त्वचा किसी किशोरी की नवनीत चुपड़ी त्वचा सी ही चमक रही थी। गोविंदासी, अब निकालो हमारा पीला थैला। उनके कहते ही वाणी सेन पीला थैला निकाल लाई। स्वामी जी बर्थ पर जम गए और थैले से विभिन्न आकार की डिबियाएं निकाल निकाल कर किसी चलचित्र के चतुर मेकअप मैन का सा चमत्कार दिखाने लगे। पहले उन्होंने मुट्ठी भर राख निकालकर दोनों पुष्ट बाहुओं, चिकने चेहरे और गौर वक्षस्थल पर ऐसे पोत ली जैसे मैक्स फैक्टर का सुगंधित पाउडर हो। फिर उन्होंने गोरोचन का तिलक संवारा और भीगे जटाजाल को चौड़े कंधे पर फैला लिया। केश छिटकाते ही रेल का पूरा डिब्बा दामी यूडिकोलोन की सुगंध से मह मह महक उठा। लगता था एक एक केश रोमकूप में विलासी स्वामी जी गुसल खाने में ही उस सुगंध की स्प्रे कराए थे। किसी दीनहीन परिचारिका सी वाणी सेन उनकी प्रसाधन क्रिया में निरंतर योगदान दे रही थी। कभी एक डिबिया बढ़ाती, कभी दूसरी। गोविंद दासी, अब तुम चाहो तो नहा धोकर तैयार हो सकती हो। स्वामी जी ने ऐसे स्वर में आदेश दिया जैसे बिना उनसे पूछे गोविंद दासी को गुसलखाने जाने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। फिर उन्होंने कनखियों से कली को देखा जैसे कह रहे हो, देखा हमारा रौब। वाणी गुसलखाने में गई ही थी कि ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गई। कली को निर्णय लेने में कभी देर नहीं लगती थी। उसने बिस्तरा लपेटा, एक हाथ में सूटकेस लटकाया और ऐसे इत्मीनान से नीचे उतर गई जैसे उसे उसी स्टेशन पर उतरना था जिसका वह नाम भी नहीं जानती थी। क्यों क्यों, क्या यही उतर जाओगी? एक नासिका रंध्र मूंदे प्राणायाम साधे पाखंडी स्वामी जी अपना बको ध्यान भूलकर उठ बैठे। कली ने कुछ उत्तर नहीं दिया। गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। उसने देखा खिड़की पर खड़ी तानी मौसी उसे आश्चर्य से देख रही है। क्रमशः दूर होती जा रही बड़ी बड़ी आंखों में आश्चर्य, वेदना और निराशा का संदेश कली ने पढ़ लिया। पहले वह मोड़ से देखती रही, फिर उसकी दुबली कलाई ऊपर उठ गई। हाथ हिला हिलाकर अनजाने प्लेटफॉर्म पर खड़ी कली ने स्वेच्छा से ही एक स्नेह ग्रंथि और काटकर हवा में उड़ा दी। जैसा आकस्मिक मिलन था वैसा ही आकस्मिक बिछोह। शायद जीवन भर उसे चलती गाड़ी से ऐसे ही अनजान प्लेटफॉर्म पर अपना अध लपेटा बिस्तरबंद और सूटकेस लटकाकर उतर जाना होगा। जिस तानी मौसी के स्नेही चेहरे को वह पहचान भी नहीं पाई थी और जिसके आलिंगन पाश को निपट बनावटी समझ वह मुक्त होने को छटपटाने लगी थी, उसी की छाती पर सिर रखकर सब कुछ कह लेने को अब वह फिर छटपटाने लगी। क्या सोच रही होगी वह? कैसी अकृतज्ञ लड़की थी कली। क्या उसके गुसलखाने से लौटने तक रुक नहीं सकती थी? बिना कुछ कहे ही ऐसे उतर जाने के लिए उसकी अंतरात्मा उसे सहसा ही बुरी तरह फटकारने लगी। तानी मौसी अकेली होती तो वही मिलन कितना सुखद हो सकता था। उस शेर की खाल में लिपटे मौसी के गीदड़ सहचर ने कली को सहमाया हो, ऐसी बात भी नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी की कड़वाहट को धो पोंछ कर बहा देने का निश्चय कर ही वह घर से निकली थी। फिर क्या जानबूझकर ही पहले ग्रास में मक्षिका निगल लेती? सूटकेस पास खिसकाकर वह बेंच पर बैठ गई। अब किसी भी दूसरी
कुछ सेकंडों के लिए रुकी रेलगाड़ी में ही भाग कर बैठना होगा। शायद कुली भी उसे स्वयं ही बनना होगा। कैसा अजीब स्टेशन था। लगता था किसी भुतही बस्ती का भुतहा स्टेशन था वो। न एक कुली, न यात्री। खैर कोई न कोई गाड़ी तो पल भर को रुकेगी ही, और किसी भी कुछ पलों को रुकी गाड़ी में वह बैठ सकती है। चलती और क्षण भर को ऐसे अनजान अनामा स्टेशनों पर रुकती रेलगाड़ियों में चढ़ने उतरने का उसे कभी अच्छा अभ्यास था। पांडे जी बातों के ही धनी नहीं थे। भाभी समधी को दिया गया अपना आश्वासन उन्होंने समय से कुछ पहले ही पूरा कर दिया। दामोदर ने भी उन्हीं की कृपा से अपनी खोई नौकरी की कटी डोर फिर से थाम कर संभाल ली। प्रवीर दिल्ली में चार्ज लेकर घर आ गया था। विवाह में किसी प्रकार का आडंबर नहीं होगा, यह प्रवीर की पहली शर्त थी। वह शर्त तो अम्मा को मान्य थी, पर जिद्दी पुत्र की दूसरी शर्त ने ही उनका सिरदर्द बढ़ा दिया था। एक पुरोहित को छोड़कर प्रवीर ने अन्य आत्मीय स्वजनों को निमंत्रण पत्र ऐसे छल बल के चातुर्य से डाक में छोड़े थे कि हवाई जहाज से उड़कर आने पर भी शायद निमंत्रित अतिथि नहीं पहुंच पाते। छोटे भाई के विवाह में 8 दिन के लिए आकर 2 महीने बिता गए पहाड़ के अतिथियों के समागम की स्मृति प्रवीर भूला नहीं था। ना जाने कितनी चाचियां, ताइयां और आधी दर्जन बुआओं ने आकर उसका जीना दुभर कर दिया था। जहां देखो वहीं आधे दर्जन बच्चे कुलांठे खा रहे हैं। उस पर लॉन में सूखती पंचरंगी साड़ियों और बदरंगे पेटीकोटों की लंबी कतार। इस बार वह उस बेहूदगी की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा। उसी की जिद से विवाह बिना किसी आडंबर के नितांत आवश्यक कर्मकांड निभाकर ऐसी सादगी से संपन्न हो गया था कि कोई द्वार पर खड़े होने पर भी शायद नहीं जान पाता कि अभी अभी उस ग्रह में विवाह जैसे शुभ कार्य का श्री गणेश हुआ है। न उसने सेहरा बांधा, न फूलमाला लटकाई। पिता दोनों बहनोइयों और पुरोहितों को कार में बिठाकर स्वयं ड्राइव करता हुआ ऐसे पहुंच गया जैसे पांडे जी के यहाँ किसी जलपान के आयोजन के लिए निमंत्रित अतिथियों को लेकर आया हो। पांडे जी की जनकपुरी में वर को ऐसे उपस्थित हो गए देखकर खलबली मच गई थी। पर पांडे जी भी एक ही घाक थे। पिछवाड़े के मार्ग से वे बड़े चातुर्य से सीमित बारात को अपनी बंगलिया में खींच ले गए। वहीं उन्होंने अपने सन की जामाता के चरणों पर सिर टेक दिया। बेटा, ऐसे वैरागी वेश में तुम्हें कैसे वहां ले जाकर खड़ा करूंगा? यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल जुटा है। कुन्नी मेरी सबसे छोटी लाडली है, वह भी क्या कहेगी? सब बहनों की शादी जिस धूम धड़क्के से हुई है वह देख चुकी है। फिर तुम ऐसे बिना सेहरे तिलक के खड़े हो जाओगे तो मैं इष्ट मित्रों को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर तो पांडे जी ने 15 मिनट में ही उजड़ी बारात को संवार लिया। सफेद चूड़ीदार, रॉ सिल्क की शेरवानी और तिरछी टोपी में संवरे अपने दुल्हे को देखकर कुन्नी मुग्ध हो गई। निश्चय ही वह अपनी अन्य बहनों में सबसे अधिक भाग्यवान थी। अपने घर की सादगी की छूत प्रवीर पांडे जी के घर तक नहीं पहुंचा पाया। कुन्नी उनके सबसे छोटी लाडली बेटी थी। उसके विवाह में उनके औदार्यों को वह रोकता ही कैसे? एक प्रकार से अपने को लुटाकर ही पांडे जी ने पुत्री को विदा किया था। कुछ सामान तो उन्होंने पैक कर सीधा दिल्ली भिजवा दिया था। हमने सोचा वे विदा होते समधी के सम्मुख हाथ बांधकर कहने लगे, जब इन्हें 2 दिन बाद ही दिल्ली जाना है तो क्यों न फर्नीचर सीधा ही वहां भेज दिया जाए। मेरे एक मित्र का ट्रक भी जा रहा है, अभी सब सामान बड़े आराम से चला जाएगा। फिर जामाता को एकांत में बुलाकर उन्होंने 5,000 का एक चेक काट कर थमा दिया। लो बेटा, यह तुम्हारा शगुन है। प्रवीर चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया था। कितने शगुन दे रहे हैं आप? अब मैं कुछ नहीं लूंगा। नहीं नहीं, यह तो तुम्हें लेना ही होगा। यह तो मेरी कुन्नी का जेब खर्च है, हनीमून का जेब खर्च। कुन्नी का नाम लेती उनकी आंखें भर आई थी, पर उस व्यक्ति का चेहरा ही ऐसा था कि आंखों में कैसे ये असली आंसू क्यों न चमके। प्रवीर को यही लगता कि वे ग्लिसरीन के नकली आंसू ही हैं। देखिए, यह सब मैं नहीं लूंगा। प्रवीर ने जेब से चेक निकालकर उन्हें लौटा दिया। वे शायद फिर उसी तरह उसकी जेब में ठूस देते, पर प्रवीर का गंभीर चेहरा देखकर सहम गए। इस दम्भी दामाद की गर्दन शायद वे कभी अन्य नम्र जामाताओं की गर्दन की भांति अपने वैभव के बोझ से नहीं दबा पाएंगे। इतना तो चतुर पांडे जी उसी क्षण समझ गए। चेक उन्होंने आंसू पोंछती कुन्नी को थमा दिया। तेरा दुल्हा तो कंधे पर हाथ ही नहीं धरने देता, इसे तू रख ले। मेरी राय से तुम लोग श्रीनगर ही घूम आओ। कश्मीर में मेरे कुछ परिचित अफसर हैं, उन्हीं को लिख दूंगा। नैनीताल तो बड़ी कॉमन जगह हो गई है, जिसे देखो वही नया ट्रांजिस्टर लटका है, हनीमूनर बना फिर रहा है वहाँ। फिर हमारी आधी रिश्तेदारी भी वही है। तुम दोनों को सब बारी बारी से खाने पर न्योतेंगे और पहाड़ी रस भात खिला खिला कर तुम्हारा सब हनीमून चौपट कर देंगे।
प्रवीर को यह सब अंग्रेजियत पसंद नहीं थी। छोटा भाई था शौकीन। विवाह हुआ तो नई बहू को लेकर मसूरी, शिमला, नैनीताल न जाने कहाँ कहाँ घुमा लाया था। पर प्रवीर की इच्छा न होने से क्या होता, कुन्नी के सलज्ज आग्रह को वह टाल नहीं पाया। क्या आप सचमुच कहीं नहीं चलेंगे? अच्छा बोर किया आपने। उसका सुंदर चेहरा लटक गया था। जरा सोचिए तो डैडी को कैसा लगेगा। उन्होंने मिस्टर कौल को लिखकर शायद कमरा भी बुक करवा दिया है। यह भी अच्छी रही, विवाह के पहले भी कलकत्ता और बाद भी वही कलकत्ता। इससे बिन ब्याही ही भली थी। सब फ्रेंड्स पूछेंगी कि हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो, तो क्या कहूंगी, बताइए तो जरा। दिन रात प्रवीर को कुन्नी यही समझाती रही कि उसके समाज में विवाह के 7 फेरों से भी अधिक महत्व हनीमून का है। जब तक नया जोड़ा हनीमून के हज करके न लौटे, हाजी कहला ही नहीं सकता। उसकी दलीलों से पराजित होकर प्रवीर को नई पत्नी सहित कलकत्ता छोड़ना ही पड़ा। 10-15 दिन घूम घाम कर दोनों लौटे तो जया माया जा चुकी थी। दामोदर को कठिनता से दोबारा मिली नौकरी और स्वयं अपने गल ग्रह की मुक्ति के लिए जया को ससुर कुल के ग्राम देवता की पूजा करनी थी। माया के देवर का विवाह था, उसके रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी लौट आए। अम्मा बेटे बहू को समय से पूर्व ही लौटा देखकर प्रसन्न हो गई थी। इतने बड़े घर में मैं फिर अकेली रह गई हूँ। रहती तो हमेशा ही अकेली थी, अम्मा कुन्नी से कह रही थी। इसी बार जया इतने दिनों रह गई और फिर कली ने आदत और बिगाड़ दी। कुन्नी सास के सिर में तेल ठोक रही थी। इसके इन्हीं गुणों पर अम्मा 2 ही दिन में मुग्ध हो गई थी। इतने बड़े घर की बेटी थी, पर जहां अम्मा कुछ काम करने लगती, झट से उनके हाथ से काम छीनकर कुन्नी स्वयं करने लगती। उस दिन भी अम्मा कंघा लेकर चोटी करने बैठी तो कुन्नी ने उनके हाथ से तेल की शीशी छीन ली। एक दिन ऐसे ही चोटी करने बैठी तो न जाने कहां से आंधी सी आ गई कली। अम्मा कहती जा रही थी, हमेशा आंधी सी आती थी लड़की, बस आई और आते ही कंघा छीन लिया। कभी कहती, अम्मा आज तुम्हारा ऐसा जूड़ा बनाऊंगी, कभी कहती वैसा। मरी बच्चियों से भी छोटी बच्ची बन जाती थी कभी। 150 की साड़ी पहनकर एक दिन चौके के बिना पीछे फर्श पर फड़ाक से बैठ गई। 1100 तो तनख्वाह ही पाती थी सुना। पर स्वभाव की ऐसी गऊ कि दफ्तर से सीधे चौके में अम्मा अम्मा करती चली आएगी और चट से कटोरदान से रोटी ही निकाल कर खाने लगेगी। रात आधी रात जब भी लौटेगी, बस अम्मा अम्मा करती सारा घर गुलजार कर देगी। अब गई तो भूल कर एक चिट्ठी भी नहीं डाली। ना जाने कहाँ है लड़की। प्रवीर उठकर अपने कमरे में चला गया। विवाह के साथ ही प्रवीर के कमरे ने अपने चिरकुमार व्यक्तित्व की केंचुली उतार दी थी। टूटी झूला बन गई आराम कुर्सी भी गोदाम में चली गई थी और खिड़की पर लेस के पर्दे खिंच गए थे। छोटा सा कमरा 2 पलंगों से भरकर रह गया था। कमरे में आकर प्रवीर पलंग पर लेट गया। वह जाने के ऐसे तिक तिक न लगा था तो शायद वह इतनी जल्दी जाती भी नहीं। कुन्नी सास के पास से उठकर पति के पास चली आई। कुछ ही दिनों में वह उस अपरिचित व्यक्ति के पीछे पीछे किस अदृश्य जादुई डोर से बंधी घूमने लगी थी, वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी। एक पल भी वह उसे छोड़कर इधर उधर जाता तो वह व्याकुल हो उठती। कई बार डैडी का फोन आ चुका था। मुन्नी दी ने तो फोन ही पर उसे खूब कोरी कोरी बातें सुना दी थी। अच्छी ससुराल की माया उपजी है तुझे, हम पराए हो गए, कैसा पत्थर कलेजा है रे तेरा। डैडी कुन्नी कुन्नी कर पगला रहे और तू ऐसी हनीमुनिया बन गई कि झांकने भी नहीं आई। बृहस्पति को पहाड़ में बिटिया विदा नहीं होती, कल जाएगी तो वहां से आ नहीं पाएगी, परसों शुक्र को चली जाना, कहकर अम्मा ने रोक लिया। मायके तो वह अब कुछ दिन रहेगी ही, पर इतवार को प्रवीर दिल्ली चला जाएगा। पति का क्षणिक विक्षोभ भी उसे बहुत अखर रहा था। डैडी के किसी मित्र के फ्लैट में ही फिलहाल प्रवीर एक कमरा पा गया था। निजी आवास मिलने पर ही वह कुन्नी को अपने साथ ले जा सकता था। अपने निरंकुश जीवन के विपरीत हनीमून की भागदौड़, दावतों, आत्मीय संबंधियों की बधाइयों के एक से पत्रों ने उसे उबा दिया था। जिस कुन्नी को उसने मायके में बहुत कम बोलते देखा था, वही अब कभी कभी अपनी बकर बकर से उसका दिमाग चाट जाती। क्यों जी, आपकी टेनेंट ने क्या सचमुच आपको इम्प्रेस नहीं किया? अब तो कभी भी उसके लिए कुछ नहीं कहते। उधर अम्मा माया को तो लगता है उसने जादुई डंडी फिराकर मोह लिया था। अपनी शादी तक रोक क्यों नहीं लिया उसे, मैं भी देख लेती। प्रवीर का माथा ठनका। कहीं उस उत्पाती लड़की ने इसे कुछ लिख विख तो नहीं दिया? वह सब कुछ कर सकती थी। वैसे मैंने भी उसे 2 बार देखा है। वह पति के पास अधलेटी मुद्रा में सरक आई। एक बार फैशन परेड में मुन्नी दी के लिए एक बाटिक का स्टॉल लेना था।
सचमुच ही लड़की में कुछ सम्मोहिनी थी। सामान्य से बाटिक के 2.25 गज के रेशमी टुकड़े को कंधे पर डालकर ऐसे मुस्कुराती सामने से निकल गई कि मुन्नी दी ने मुग्ध होकर 100 रुपए में वह धेले भर का स्टॉल खरीद लिया। दूसरी बार मिली थी एक सिनेमा हाउस में, साथ में 3-4 हिप्पी छोकरे और एक छोकरी थी। डैडी भी हमारे साथ थे। जब मुन्नी दी ने डैडी से कहा कि वह मेरी ससुराल में रहती है तो डैडी को विश्वास ही नहीं हुआ। कहने लगे, मैं मान ही नहीं सकता, कुन्नी की ससुराल के लोग संस्कारी पंडित, वहां भला यह धींगड़ी कैसे रह सकती है? क्या जानबूझकर ही कुन्नी उसे छेड़ रही थी? प्रवीर ने अपनी छाती के पास खिसक आए चेहरे को ध्यान से देखा। उन आंखों में न व्यंग था न ईर्ष्या। तब क्या स्वयं प्रवीर के मन का चोर ही बार बार कान खड़े कर रहा था? फिर आज तो कृष्णकली की स्मृति को बार बार कुरेदा जा रहा था। आज इसी से न चाहने पर भी वह शैतान चेहरा स्मृति पटल पर उभर रहा था। पर इन 3 महीनों में आनंद, आमोद प्रमोद, उत्सव और घुमक्कड़ी के बीच किसने भला उसकी स्मृति को कुरेदा था? फिर क्यों नई पत्नी के मधुर बाहुपाश को चीर वह अदृश्य प्रेत छाया उसकी छाती से लगकर कुन्नी को नित्य दूर ठेल देती थी? बाहों में कुन्नी को लिए ही वह किसी की स्मृति में डूब कर रह जाता था। क्यों बार बार यह पंक्ति अबाध्य चित्त दोहराने लगता था? तनवंगी गजगामिनी चपल दृक संगीत शिल्पान्विता। ठीक ही कहा था उसने। चदरे की गांठ में दूसरी गांठ लग जाए तो चौंकना मत। मैंने मसान साधा है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पार्श्व में सोई कुन्नी का नींद से ढुलकता माथा उसके कंधे से लग जाता तो नारी देह के परिमल से उसके नथुने फड़कने लगते। प्रेत लोक में भटकती अतृप्त आत्मा सी एक और भूली बिसरी सुगंध उसके दूसरे कंधे पर सिर रख देती। अंधकार में उसका हाथ घुटनों पर टिके उस चेहरे पर बिखरे बालों को सहलाने शून्य में फैले का फैला ही रह जाता। धन्य है हिंदू जाति जो मरे को भी पानी देती है। एक तू है जो जिंदा। वह हड़बड़ाकर उठ बैठता। ऐसे क्यों चौंक कर बैठ जाते हो जी आधी रात को? कभी कभी कुन्नी झुंझलाकर टोक देती। मुझे भी डरा दिया। नींद में चलने की आदत तो नहीं है आपको? प्रवीर फिर चुपचाप लेट जाता। नींद में चलने की जिसे आदत थी वह तो बड़ी दूर चली गई थी। एक बार और उसे कुन्नी ने ऐसे ही फटकार दिया था। हनीमून के नए जोड़े को पांडे जी के मित्र मिस्टर कॉल ने अपनी कार थमा दी थी। प्रवीर स्वयं ड्राइव करता लौट रहा था, दिन भर फूल केसर की घाटियों में घूमकर। सुगंध से लिपटी कुन्नी पति के पार्श्व में बैठी मीठे स्वर में गुनगुना रही थी। सिर पर बंधा रेशमी स्कार्फ उतारकर उसने खिड़की खोल ली थी। पहाड़ी हवा का एक दृष्ट झोंका आकर उसके चेहरे पर बालों का गुच्छा फैला गया था। जंगली घाटी के वन फूलों की सुगंध से मत्त बनी मयूरी सहसा नवीन सहचर के अमानवीय गांभीर्य को चुनौती देने बिजली की तड़प से मुड़ व्हील पर धरे 2 चौड़े पंजों पर झुक गई थी। हवा में उड़ती चंचल अलकावली दोनों हाथों पर फैल गई। क्षुधातुर तप्त अधरों के स्पर्श ने जैसे प्रवीर के हाथों पर दहकते अंगारे धर दिए। ऐसे ही एक बिखरे केश गुच्छ और हिम शीतल अधरपुट की स्मृति उसके दोनों हाथ कपा गई। पल भर को उसे लगा कि वह संतुलन खो बैठा है। गाड़ी ऐसे दाएं बाएं जाने लगी जैसे किसी अनाड़ी नौसिखिए चालक के हाथ में पड़ गई हो। वह तो अच्छा था निर्जन सड़क थी, नहीं तो शायद दानों से खड़े चिनार के वृक्षों से टकरा कर चकनाचूर हो जाती। कुन्नी ने उसे बुरी तरह फटकार दिया था। क्या हो गया है आपको? अभी गाड़ी टकरा ही दी थी, ठीक से चलाइए ना। प्रवीर बड़ी देर तक गुमसुम बना रह गया था। उसी की मधुर मुद्राओं को कुन्नी दोहरा कैसे लेती है? क्या वह किसी सतर्क पेशेवर गुप्तचर के छलबल से विवाह से पूर्व भी उसके पीछे अदृश्य छाया बनी घूमती रही हूँ? कभी कभी वह अपने चतुर प्रश्नों से किसी गाग क्रिमिनल लॉयर की ही दक्षता दिखाकर उसके चित्र को अपराधी बनाकर कटघरे में खड़ा कर देती और उसे लगता कि अपने लुभावने यौवन का उत्कोच देकर वह उसे देखते ही अप्रूवर बना लेगी। एक बार तो वह महामूर्खता कर ही बैठा था। क्यों जी? आधी रात को वह उसके गले में अपनी सुडौल बाहें डालकर लिपट गई थी। आप इतने दिनों तक क्या सचमुच ही कुंवारे रहे? मैं मान ही नहीं सकती कि आप जैसे सुदर्शन पुरुष को देश विदेश की आधुनिकाओं ने ऐसे ही छोड़ दिया हो। शायद उस रात को वह दुस्साहसी दुरंत किशोरी के अभिसार की बात उगल ही देता, पर उसी क्षण उसी अदृश्य छाया ने लपक कर उसका मुंह बंद कर दिया था। मूर्ख कहीं के, ऐसी बातें सुनने पर क्या संसार की कोई भी पत्नी पति को क्षमा करेगी? उसी दिन से प्रवीर संभल गया था। दिल्ली जाने से पहले पांडे जी ने दामाद को एकांत में बुलाकर कई छोटे मोटे अनुभूत घरेलू नुस्खे थमा दिए थे। कभी कभी सोचने लगता हूँ
कि तुम्हें दिल्ली बुलाकर मैंने ठीक नहीं किया। वे चिंतित स्वर में कहने लगे, देश की हालत तो देख ही रहे हो, कब किसको राज सिंहासन से नीचे घसीटकर हाथ में झाड़ू थमा दे। ठीक नहीं, प्रजातंत्र अब शासक वर्ग के लिए सजातंत्र होकर रह गया है। सोचा चलने से पहले तुम्हें सावधान कर दूं। जमाना अब ऐसा आ गया है कि कानून उठाकर ताक में धर ही राजदंड संभालना होगा। तुम तो खुद ही समझदार हो, पर इतनी सीख हमारी भी गांठ बांध लो। विशुद्ध कर्मकांडी अफसरशाही का युग अब बीत गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में सिफारिश की भी जाती थी तो उसमें भी एक शान रहती थी। और अब उसी दिन मेरा एक पुराना दोस्त मिला, ऊंचे विभाग का ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला बड़ा ऊंचा अफसर। कह रहा था कि अब तो एक चपरासी की बदली के लिए भी मंत्री गिड़गिड़ाने लगे हैं। जितने नीचे स्तर की बेहूदगी की जाएगी उतना ही ऊंचा फल मिलेगा। प्रवीर को सिनेमा चलने के लिए कुन्नी पर्दे से झांक झांक कर 3 बार बुला गई थी, पर पांडे जी तो रंग में आ गए थे। शालीन कपड़े पहनकर आंखें झुकाकर चलने वाले नम्र राहगीर को अब कोई नहीं देखता, पर सड़क पर लेटकर नारे लगा प्रधानमंत्री की गाड़ी रोकने वाला नंगा निर्लज्ज व्यक्ति पल भर में प्रधानमंत्री से भी अधिक प्रसिद्धि पा लेता है। क्यों? इसीलिए कि अब इस निराले प्रजातंत्र में न्यूसेंस वैल्यू बढ़ गई है। मैं सोचता हूँ तुम सब समझ गए होंगे। विश यू अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। उन्होंने हंसकर जामाता के दोनों हाथ पकड़ झुक झुक कर ऐसे हिला दिए थे जैसे कोई चतुर व्यवसायी अपने नए नए नियुक्त हुए सेक्रेटरी का स्वागत कर रहा हो। उस दिन ससुर से ही नहीं, कुन्नी से भी प्रवीर को विदा लेकर अकेले ही लौटना पड़ा। एक दिन के लिए मायके गई कुन्नी दुर्भाग्यवश पैर मुचकाकर वहीं रुक गई थी। पति को स्टेशन तक पहुंचाकर अश्रु सिक्त प्रथम विदा देने का उसका स्वप्न अधूरा ही रह गया। प्रवीर समय से कुछ पूर्व ही स्टेशन पर पहुंचकर पत्रिका लेने बुक स्टॉल पर खड़ा हो गया था। अचानक किसी ने पीठ पर हल्की दस्तक दी। वह चौंक कर मुड़ा। बड़ी देर से तुम्हें शैडो कर रही थी। कुछ कुछ पहचाने पकड़ में आ रहे चेहरे को प्रवीर ने गौर से देखा। कौन थी वह उसे शैडो करने वाली? लिपस्टिक से रंगे ओठ के बीच दांत में ठुकी सोने की कील ने स्मृति द्वार का जंग लगा ताला सहसा खोल दिया। श्वशुर गृह में पहली बार मिली पांडे जी की गर्लफ्रेंड लॉरिन, कली की लॉरिन आंटी। प्रवीर चौंक गया। यहाँ क्या करने आई थी खुसट? कहीं पांडे जी ने उसे किसी स्मगल्ड पैकेट की दूती बनाकर तो नहीं भेजा था? कुछ देर तो पांडे तुम्हारे साथ थे। डर रही थी कि गाड़ी छूटने तक ही तुम्हें सी ऑफ न करता रहे, पर उसका भी प्रबंध कर लिया था मैंने। तुम्हारे साथ चलने के लिए टिकट भी ले चुकी थी। वैसे इफ आई नो, पांडे गाड़ी छूटने तक खड़ा रहे ऐसा पेशेंस उसमें है नहीं। लो, कहकर एक मोटा लिफाफा उसने प्रवीर का लटका हाथ एक प्रकार से खींच कर थमा दिया। आश्चर्य से प्रवीर गूंगा सा बन गया, पर आंखों ही आंखों में उसने पूछ लिया, ये कैसा लिफाफा दे रही है? यह किसका है? लेकिन वह रहस्यमय चेहरा क्या मदाम टुसोट का बनाया मोम का चेहरा बन गया था? उस निर्जीव चेहरे की एक भी दुरूह रेखा प्रवीर के पल्ले नहीं पड़ी। उसे चिट्ठी थमाते वह तेजी से अपनी ऊंची एड़ियां खटकाती स्टेशन के मुंड मेले में ऐसी विलीन हो गई जैसे कोई व्यस्त डाकिया हो। पता पढ़कर पाने वालों को पत्र थमाना ही शायद उसका काम था। पत्र किसका है, कहाँ से आया है, यह सिरदर्द कहीं डाकिया मोल लेता है? गाड़ी आने में देर थी। बुक स्टॉल के ऊंचे तख्त पर टेक लगाकर उसने लिफाफा खोल लिया। नाम तो उसी का था। सुंदर गोल लिखावट के साथ ही परिचित मंद सुगंध गले में बाहर डालकर झूल गई। मित्रों, ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कृति पुस्तक का आकार लेने भी नहीं पाती है, किंतु उसकी प्रसिद्धि से साहित्य जगत चौंक जाता है। कृष्णकली के साथ ऐसा ही हुआ था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा लिखित उपन्यास कृष्णकली, इसका 15वां भाग। मुझे पूरी आशा है कि आपको उपन्यास बड़ा रोचक लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। उपन्यास वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।